नमस्कार दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में डॉक्टर अरविंद शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिजिक्स, गवर्नमेंट नोबल कॉलेज बीकानेर, आपका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है, वैसे हम उसमें पहले ऑर्थोगोनलिटी पे चर्चा कर चुके हैं। ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन को प्रूव करना है या सिद्ध करना है, तो एक बार फिर से मैं इसको आपको प्रूव करना बता दूं। ऑर्थोगोनलिटी of wave function। जो तरंग फलन है वो लांबिक किस स्थिति में होते हैं, क्या कंडीशन होती है जिससे वो दो तरंग फलन जो है लांबिक कहलाते हैं, ऑर्थोगोनल कहलाते हैं। सपोज करिए कि आपके पास में दो फंक्शंस हैं, साइन और फाई। साई और फाई दो तरंग फलन आपके पास में है। ये दोनों तरंग फलन जो है लांबिक कहलाएंगे यदि ये इस प्रकार का जो आयतन समाकलन है इसको संतुष्ट करते हैं। साई स्टार फाई डीवी बराबर 0, अगर इस प्रकार के आयतन समाकलन को ये संतुष्ट करते हैं तो ये तरंग फलन लांबिक कहलाते हैं। ये तो कंडीशन हुई कि ऐसा होता है, इसे हमें प्रूव करना है, इसे हमें सिद्ध करना है। तो आपके लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, हम इसे कैसे सिद्ध करें। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमारे पास में दो वेव फंक्शंस होंगे और दोनों वेव फंक्शन से सम रिलेटेड दो आइगन वैल्यू ले लेते हैं। इसको अपन चाहें तो साई एन भी ले सकते हैं, या इसको साई एन ले लें, इसको साई एम ले लें, अर्थात दोनों वेव फंक्शन अलग अलग। इसको हम इस प्रकार से ले सकते हैं। जो तरंग फलन साई एन है इसके करस्पॉन्डिंग आइगन मान ई एन है, जो तरंग फलन फाई एन है इसके संबंधित जो आइगन मान है वो ई एम है। ऐसा हमने माना। अगर ऐसा हो तो जो आपके पास में आइगन वैल्यू, कौन सी इक्वेशन, आइगन मान समीकरण, आइगन वैल्यू इक्वेशन, आइगन मान समीकरण क्या कहती है और किस प्रकार से हम इसे लिखते हैं। एच साई एन इक्वल टू ई एन साई, पहली इक्वेशन। और अगर दूसरा तरंग फलन लेते हैं फाई एम, तो उसके लिए भी सिमिलरली अपन लिख सकते हैं एच साई एम ले लें। अगर चाहे तो इसमें साई एम ले सकते हैं, क्योंकि हमने नोटेशन को बदल दिया, तो साई एम ले लेते हैं ई एम साई। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब हमें प्रूव करना है कि दो ऐसे तरंग फलन जिससे संबंधित दो भिन्न भिन्न आइगन मान हैं और जो इनसे संबंधित जो संकारक है वो अगर हर्मिटियन संकारक है, एच यहाँ पे हैमिल्टोनियन है, एच के स्थान पे यदि अपन कोई दूसरा ऑपरेटर ले लें तो भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। कोई भी ऑपरेटर, कोई भी ऐसा ऑपरेटर जो किसी डायनेमिकल वेरिएबल से संबंधित है, इसको फिर से ध्यान से समझ लें। डायनेमिकल वेरिएबल, डायनेमिकल वेरिएबल गतिकीय चर, अर्थात डायनेमिकल फिजिकल क्वांटिटी, डायनेमिकल फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी भौतिक राशि जो गतिकीय भौतिक राशि है या गतिकीय चर है, उससे संबंधित एक ऑपरेटर होता है। कैसा होता है? एक ऑपरेटर होता है, और ये ऑपरेटर कैसा होता है? हर्मिटियन संकारक होता है, हर्मिटियन संकारक होता है। जो भी इसके करस्पॉन्डिंग जो इससे संबंधित ऑपरेटर होता है वो हर्मिटियन संकारक होता है। यहाँ हैमिल्टोनियन है, क्योंकि हमने पहले प्रूव कर चुके हैं, इसे सिद्ध कर चुके हैं, ये भी एक हर्मिटियन संकारक है। अब यहाँ से अगर हम ये कंडीशन निकाले हैं और निकालना चाहें तो हम इसे कैसे निकालेंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए हम
जो पहली इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 को लेफ्ट साइड से साई एम स्टार से मल्टीप्लाई, इक्वेशन नंबर 1 को लेफ्ट साइड से बाई तरफ से साई एम स्टार से मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसका वॉल्यूम इंटीग्रल कर दीजिए और इसका वॉल्यूम इंटीग्रल अगले स्टेप में निकालिए। ये आपके मल्टीप्लिकेशन हो गए इक्वेशन नंबर 1 का बाई तरफ से। अब इसका वॉल्यूम इंटीग्रल कर लीजिए। यहाँ राइट हैंड साइड किसके बराबर हो जाएगी? चूंकि en एक आइगन वैल्यू है, नंबर होता है, तो ये इसके इक्वेशन नंबर। इसी प्रकार से पहले इक्वेशन नंबर 2 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे। इक्वेशन नंबर जो 2 है इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? x साई m का स्टार इक्वल टू em स्टार और साई m स्टार इक्वल टू क्या हो जाएगा? em साई m स्टार। चूंकि आइगन वैल्यूज होती है हर्मिटियन संकारक से संबंधित, वो रियल होती है, तो यहाँ पे हमने इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लिया। अब इस इक्वेशन जो इक्वेशन नंबर जो आपकी ये 2 डैश आई है, 2a ले लीजिए, इक्वेशन नंबर जो 2a है, इसको हम राइट साइड से साई n से मल्टीप्लाई, इसको हम क्या करते हैं? राइट हैंड साइड से साई n से मल्टीप्लाई करते हैं और वॉल्यूम इंटीग्रल करते हैं आयतन से करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास भी ये टर्म आ जाएगी साई n dv, साई n dv इक्वल टू इंटीग्रल em स्टार साई m स्टार, ये रियल है, साई m हो गया, साई m साई n से मल्टीप्लाई साई n, और ये इक्वल टू आ जाएगा em बाहर आ जाएगा और साई m स्टार इस प्रकार से हमारे पास में 2 इक्वेशंस इस प्रकार से। अब हम यहाँ काम में लेते हैं हर्मिशियन ऑपरेटर की जो कंडीशन है। कोई भी ऑपरेटर अगर हर्मिशियन ऑपरेटर होता है तो उसको उसकी परिभाषा क्या होती है? परिभाषा अर्थात वो कौन से आयतन समाकलन को संतुष्ट करता है। अगर आपके पास में H हर्मिशियन ऑपरेटर है तो हर्मिशियन ऑपरेटर की परिभाषा हर्मिशियन ऑपरेटर डेफिनेशन, उसके अकॉर्डिंग इंटीग्रल H साई m स्टार साई n dv इक्वल टू इंटीग्रल साई m स्टार H साई n dv। ये हर्मिशियन ऑपरेटर, हर्मिटियन संकारक की परिभाषा से ये आयतन समाकलन संतुष्ट होना चाहिए। इक्वेशन नंबर 5। अब यदि हम इक्वेशन नंबर 3, 4 और 5 को देखें, इक्वेशन नंबर 3 का जो ये पार्ट है ये इसके बराबर है और इक्वेशन नंबर 5 का जो ये पार्ट है वो इक्वेशन नंबर 4 के इसके बराबर, अर्थात यहाँ से जो वैल्यूज है हम यहाँ इसे पुट कर सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर 4 से ये पार्ट किसके बराबर हो गया? em साई m स्टार साई n dv इक्वल टू, और इक्वेशन नंबर 3 से ये पार्ट किसके बराबर हो गया? यहाँ इसके बराबर। इस प्रकार से इक्वेशन आ गई। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, हमें सॉल्व करना है तो एक तरफ ले लेते हैं। हमें लेफ्ट साइड में दोनों टर्म्स को लेने के लिए इक्वेशन जो है कन्वर्ट हो जाएगी साई m स्टार साई n dv
अब हम जो प्रारंभिक कंडीशन लेके चले थे, जो हमारी प्रारंभिक कंडीशन थी, वो कंडीशन क्या थी? दोनों तरंग फलन अलग हैं, दोनों आइगन मान अलग है, भिन्न भिन्न आइगन मान है और भिन्न भिन्न आइगन फलन है। अर्थात चूंकि ई एम नॉट इक्वल टू ई एन, दिस इम्प्लाइज ई एम माइनस ई एन नॉट इक्वल टू जीरो। अब आपके पास में ये पार्ट जीरो के बराबर नहीं है, परंतु दोनों का प्रोडक्ट जीरो के बराबर है। अर्थात जो रिमेनिंग पार्ट है इंटीग्रल साई एम स्टार साई एन डीवी जीरो, ये वही कंडीशन है जो ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन होती है। हमने क्या लिखी थी ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन? इंटीग्रल साई स्टार फाई डीवी बराबर जीरो। अर्थात साई और फाई दो भिन्न भिन्न आइगन फलन है, और यहाँ पे साई एम और साई एन की दो भिन्न भिन्न आइगन फलन है। अर्थात दो आइगन फलन अगर दो अलग अलग आइगन मान रखते हैं और जो संकारक है वो हर्मिशियन संकारक है, तो उस स्थिति में वो दोनों तरंग फलन इस आयतन समाकलन को यदि संतुष्ट करते हैं तो ये दोनों तरंग फलन लांबिक कहलाते हैं, और इस कंडीशन को, इस प्रतिबंध को लांबिक प्रतिबंध कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप इसे निश्चित रूप से तैयार करें बड़े क्वेश्चन के रूप में, मध्यम क्वेश्चन के रूप में। जो आपके क्वेश्चन आता है सेक्शन बी में, उसमें ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ें और डिस्कस कर सकते हैं। हमने काफ़ी चीज़ें कंसेप्चुअल सीखी हैं, जैसे हमने कल डिजेनरेसी वाला पार्ट करा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू वाला पार्ट भी करा था, और डिजेनरेसी का भी पार्ट हमने किया था। तो यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू से रिलेटेड एक फंडामेंटल न्यूमेरिकल वाले एग्जांपल्स में आपके दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि यदि आपके पास में कोई फिजिकल डायनेमिकल फिजिकल वेरिएबल है, गतिकीय चर है, और उस गतिकीय चर के अगर वर्ग का स्क्वायर, अगर उसके वर्ग का प्रत्याशा मान लिया जाए तो वह प्रत्याशा मान वास्तविक और धनात्मक होता है। ये हमें सिद्ध करना है। अर्थात सिद्ध कीजिए कि किसी गतिकीय चर से संबंधित फिजिकल क्वांटिटी अर्थात भौतिक राशि के वर्ग का प्रत्याशा मान धनात्मक व रियल वास्तविक होता है, धनात्मक व वास्तविक होता है। ये हमें सिद्ध करना है। प्रूव दैट स्क्वायर ऑफ ए फिजिकल डायनेमिकल फिजिकल क्वांटिटी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ डायनेमिकल वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी इज रियल एंड पॉजिटिव। हमें ये प्रूव करना है। अर्थात हमारे पास में कोई ए जो है फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसका स्क्वायर क्या हो गया? ए स्क्वायर हो गया। ये तो आपके पास में डायनेमिकल फिजिकल क्वांटिटी, और ए स्क्वायर क्या हो गया? इसका वर्ग हो गया। अब क्वेश्चन क्या है? हमें सिर्फ क्या करना है? इसके स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू। सबसे पहले तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू की परिभाषा क्या थी? अगर हम ध्यान दें, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है तो उसके एक्सपेक्टेशन वैल्यू की परिभाषा जो हमने देखी थी, इज इक्वल टू इंटीग्रल साई स्टार ए कैट साई डीवी अपॉन इंटीग्रल साई स्टार साई डीवी। यहाँ इसका ऑपरेटर संकारक आता है जो कि साई पे ऑपरेट होगा, ये आप ध्यान रखें। और साई जो है ये फंक्शन होता है, आर ओ टी का फलन होता है, वो जो भी पैरामीटर्स का हो। नॉर्मली वैसे तो चार या चार से अधिक पैरामीटर्स का फंक्शन हो सकता है, पर नॉर्मली हम जो यहाँ आपके यूजी लेवल में काम में लेंगे आर ओ टी का फंक्शन होता है। साई जो होता है वो आर ओ टी का फंक्शन अपन लेते हैं। आगे और भी पैरामीटर्स हो सकते हैं।
अब यहाँ पर अगर नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है, उस स्थिति में नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन में लोअर पार्ट जो है डिनोमिनेटर है वो 1 के बराबर हो जाता है। नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन के लिए ये परिभाषा जो है सिर्फ आपके नॉमिनेटर रह जाता है और इसके बराबर ये होता है यदि वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है। तो हम तरंग फलन को यहाँ नॉर्मलाइज्ड अगर लेके चले तो ए स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज इक्वल टू साई स्टार ए स्क्वायर साई डी। अब यहाँ हम ये मान लेते हैं कि आपके पास में अगर कोई ऑपरेटर है और साई वेव फंक्शन है तो वो आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो करता है या संतुष्ट करता है। तो ए साई इक्वल टू ई साई ई यहाँ पर कोई आइगन मान हम यहाँ पर मान सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास में ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू साई स्टार ए साई डी। हम इसको एक साथ तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसको हमें ब्रेकअप करना पड़ेगा। अब हमारे पास में ये पार्ट लग गया और ये वाला पार्ट से। अब यहाँ चूंकि ए डायनेमिकल वेरिएबल है और जैसे मैंने बताया जितने भी गतिकीय भौतिक राशियां हैं उससे संबंधित जो ऑपरेटर है संकारक है वो हर्मिटियन संकारक होता है। हर्मिटियन संकारक की परिभाषा से ये पार्ट जो है वो ए साई स्टार के बराबर आ जाएगा। अगर हम हर्मिटियन संकारक की कंडीशन को काम में लेते हैं तो ये पार्ट इसके, और यहाँ से अगर हम देखें तो ये पार्ट इक्वल टू आ जाता है ए साई मैग्नीट्यूड स्क्वायर, अर्थात इसका मापांक आ जाता है और मॉडुलस आ गया, ए साई का मॉडुलस आ गया। और हमें ये पता है कंडीशन क्या होती है, मॉडुलस कभी भी जो है नेगेटिव नहीं होता। और ये जो कंडीशन है अर्थात जो आपके पास में एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी, आपके 0 से बड़ी होगी, अर्थात धनात्मक होगी और वास्तविक होगी, रियल और पॉजिटिव ये वैल्यू आएगी आपके पास में। तो एक फंडामेंटल जो है कंसेप्ट के आधार पे एक क्वेश्चन किया हुआ है। इस तरह से हमने इस कंसेप्ट को समझा। आपको कंसेप्ट्स को बहुत ध्यान से समझना है। धन्यवाद दोस्तों, क्वांटम में किसी लेक्चर सीरीज में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।